फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी की ये लंदन यात्रा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। लंदन पहुंचने के बाद पीएम ने एक्स पर लिखा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। वहीं आज पीएम मोदी अपने समकक्ष कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा उनमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। बीते कुछ वर्षों में भारत और ब्रिटेन के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों की करीबी साझेदारी समृद्ध भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद ये समझौता 2 वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत यूके एफटीए वार्ता 6 मई 2025 को पूरी हुई, जब दोनों देशों ने इसके प्रावधानों पर अंतिम मुहर लगाई। दोनों देशों ने 27 क्षेत्रों में विस्तृत समझौता किया, जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, सेवा क्षेत्र, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे शामिल हैं। भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा और 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी और प्रतिवर्ष करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की संभावना है। डीसीसी करार यानी कि दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा, तो वहीं भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। एफटीए से दोनों देशों को बहुस्तरीय लाभ होगा और इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, सेवा और निवेश में इजाफा होगा। एफटीए से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ की बात करें तो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। वहीं कपड़ा और आभूषण में ही $2.5 बिलियन की निर्यात वृद्धि की संभावना है। एफटीए से ब्रिटेन को होने वाले लाभ की अगर बात करें तो स्कॉच विस्की, जिन कारों पर भारत में टैक्स कम हो जाएगा, तो वहीं भारत की केंद्रीय सरकारी खरीद में यूके की कंपनियों की भागीदारी होगी। भारत जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसमें यूके के साथ एफटीए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाएगा बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की वैश्विक मौजूदगी को विश्व बाजार में मजबूती देगा।
संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज का दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार चौथे दिन भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे पर कहा कि प्रश्नकाल का समय बेहद अहम समय होता है और इस दौरान जनता से जुड़े अहम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे यूं हंगामे के भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत आज नाम निर्देशित सांसद उज्जवल देवराव निकम की शपथ के साथ हुई और इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न पत्र और स्थायी समिति के प्रतिवेदन रखे गए और इसके साथ ही उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को विदाई दी जा रही है। नेता सदन जेपी नड्डा ने सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में चर्चा होना वाद विवाद होना स्वाभाविक है और जिन 6 सांसदों को आज चर्चा में भाग लिया अपने विचार रखे, उससे सदन और देश लाभान्वित हुआ है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ इंडी गठबंधन के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 12 दोषियों को बरी किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से मकोका के लंबित मामलों पर असर डालते हैं और इसलिए फैसले पर रोक लगाई जाए। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल छात्रों को उनकी उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि डॉक्टर्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड के बाद आप लोग और मजबूत बनकर निकले हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीएम मोदी का संकल्प है कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बने और इसमें हेल्थ का बड़ा योगदान है। स्वस्थ नागरिक ही विकसित राष्ट्र का आधार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित में अहम फैसला लेते हुए महिला वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं को अब 1 करोड़ तक की संपत्ति खरीदने पर कस्टम शुल्क में 1% की छूट मिलेगी और अभी तक ये छूट राज्य में केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपए की छूट मिलती थी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालकिन बनने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के 49 विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। जनपद हरिद्वार को छोड़कर अन्य सभी 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान सुबह 8 बजे शुरू हो गया। बैलेट पत्र के माध्यम से हो रहे इस मतदान में लगभग 26 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि दूसरे चरण का मतदान आगामी 28 जुलाई को होगा। वहीं खटीमा में पंचायत चुनाव के लिए सीएम धामी ने अपना वोट डाला। सीएम धामी ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को ले जाने में योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का प्रथम चरण समाप्ति की ओर है और 23 जुलाई तक उजागर तथ्यों में अब तक 98.01% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। एसआईआर के प्रथम चरण में प्राथमिक तौर पर गलत रूप से सम्मिलित सभी मतदाताओं की सूची और अब तक फॉर्म न भरने वालों की सूची को बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स से 20 जुलाई को साझा किया जा चुका है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि SIR एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकरण ज्यादा किया जा रहा है और एक गलत धारणा बनाई जा रही है। SIR के पीछे की सोच क्या है, ये सभी को समझने की जरूरत है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं ने विधानसभा के अंदर और बाहर विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा के संबलपुर शालीमार संबलपुर महिमा गोसाई एक्सप्रेस ट्रेन संबलपुर में पटरी से उतर गई और पुलिस और रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। नई सहकारिता नीति 2025-45 तक आगामी 2 दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर एक रोड मैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। अमित शाह ने पोस्ट कर कहा कि भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, जब मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 मिलेगी। ये नीति सहकारिता आंदोलन को नवाचार, आधुनिक तकनीक और युवा शक्ति से जोड़कर भविष्य के लिए तैयार करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में इंटरनेशनल शुगर एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे। हिमाचल के मंडी में सरकाघाट उपमंडल के मसेरन के पास तरंगला में बस हादसा हो गया है और हादसे में 16 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। 2 अन्य महिलाओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के समय बस में 20 से 25 लोग सवार थे। सरकाघाट पुलिस थाना की टीम और DSP सरकाघाट मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सरकाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निराकरण शीघ्रता और पारदर्शिता से किया जाए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से कई छात्र बीमार पड़ गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बिहार के हाजीपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और हाईवा के भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भयंकर आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के चित्रकोंडा स्थित मलकानगिरी के वन्य जीव अपराधों से संलिप्त 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12 गाड़ी भी जब्त की गई हैं। 42 जंगली मांस और काफी हथियार भी मौके से बरामद हुए हैं। प्रयागराज में हरियाली अमावस्या 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम तट पर पूजा की और स्नान किया। ये दिन प्रकृति के साथ साथ पितरों को समर्पित है। हरियाली अमावस्या पर स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। श्रीरंगम में आदि अमावस्या के अवसर पर हजारों लोगों ने कावेरी नदी के तट पर पूर्वजों के लिए तर्पण किया। तो वहीं तमिलनाडु के रामेश्वरम में आदि अमावस्या 2025 के अवसर पर पितृकर्म पूजा करने के लिए श्रद्धालु एकत्र हुए। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक विधि विधान से भगवान महाकाल की भस्म आरती संपन्न हुई। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, खबरें फटाफट रफ्तार में। भारतीय शेयर बाजार का कारोबार सत्र आज सपाट खुला। सेंसेक्स 50 अंक की मामूली गिरावट के साथ 82,675 और निफ्टी 19 अंक की कमजोरी के साथ 25,200 पर था। दूरसंचार क्षेत्र में पीएलआई की लाभार्थी कंपनियों ने सामूहिक रूप से 4,305 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसने 85,391 करोड़ रुपए की बिक्री और 16,414 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने के अनुसार देश में 14 जुलाई तक कुल 15.45 लाख परिवार और गुजरात में 5.23 लाख परिवार रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने से लाभान्वित हुए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार भी शामिल हैं। पब्लिक फर्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार गूगल प्ले और एंड्रॉइड सिस्टम ने 2024 में भारतीय ऐप डेवलपर्स और अर्थव्यवस्था को 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई कराई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल प्ले और एंड्रॉइड इकोसिस्टम के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई। एंड्रॉइड दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि भारत में एक मजबूत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है जो 250 अरब डॉलर से ज्यादा का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत गिटहब एआई प्रोजेक्ट्स में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, जिसका उद्देश्य भारत केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना और सभी भारतीयों के लिए आर्थिक और रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार ने बच्चों को डे केयर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पालन योजना के तहत 14,599 आंगनवाड़ी सह क्रैच को मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि टैरिफ को लेकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के बल पर काफी हद तक मजबूत बनी हुई है। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार 1 अगस्त 2025 से नई आयात शुल्क दरें लागू होने से पहले व्यापार सौदों को अंतिम रूप देने के लिए गहन बातचीत चल रही है और इसीलिए ध्यान फिर से अमेरिकी व्यापार नीतियों और वैश्विक स्तर पर उनके प्रभावों पर केंद्रित है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाना बैंक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास का प्रतीक है। सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल हुआ है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए को पार हुई है, तो वहीं चांदी ने 1.15 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत पार कर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ईडी ने 1,654 करोड़ रुपए के कथित एफडीआई उल्लंघन के लिए मिंत्रा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, उसकी संबंधित कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत कथित उल्लंघनों के लिए एक शिकायत दर्ज की है। शहरी सहकारी बैंकों में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का भारतीय आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान के साथ समझौता हुआ। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और साथ ही 2035 तक अर्थव्यवस्था का आकार $10.6 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल जीडीपी वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी आने वाले दशक में करीब 20% रहेगी। ऐसे में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आय वृद्धि के लिए देश काफी अहम बाजार है। भारत सरकार ने चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। ये सेवा करीब 4.5 साल बाद बहाल की जा रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मिड ईयर अपडेट में 8 पायदान ऊपर चढ़कर भारत पहुंचा 77वें स्थान पर। रूस के सुदूर पूर्व में लगभग 50 लोगों को ले जा रहे एक AN-24 यात्री विमान से एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क टूटा। विमान की तलाश जारी। आपात स्थिति मंत्रालय ने बताया है कि साइबेरिया स्थित एयरलाइन अंगारा द्वारा संचालित ये विमान चीन की सीमा से लगे अमूर क्षेत्र के शहर टिंडा के अपने गंतव्य के पास पहुंचते समय रडार स्क्रीन से गायब हो गया। क्षेत्रीय गवर्नर वासिली ऑर्लोव ने बताया है कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विमान में 5 बच्चों सहित 43 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि विमान की तलाश के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में आवश्यक पुनर्संतुलन का आह्वान किया है और कहा है कि चीन से हमारे संबंध एक अहम मोड़ पर हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ संघीय फंडिंग को लेकर किया समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और नाटो के बीच हुए एक हालिया समझौते का जिक्र करते हुए कहा है कि यूरोपीय सहयोगी हथियार खरीदेंगे और उन्हें रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी सैन्य उपकरणों की 100% लागत का भुगतान करेंगे और इसका एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन को जाएगा। अमेरिका और जापान के बीच हुए अब तक के सबसे बड़ी व्यापारिक डील, जिसमें करीब 550 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की घोषणा करते हुए कहा है कि जापान पहली बार अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह से खोलने पर राजी हुआ है और इस कदम से अमेरिकी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ ही ट्रंप ने फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भी व्यापार समझौते की घोषणा की है। इन दोनों ही देशों से आयातित वस्तुओं पर अब 19% शुल्क लगाया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में होने वाली शांति वार्ता से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंडी यरमक ने अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान के साथ मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूस से युद्ध बंदियों के एक नए समूह को स्वदेश लाया गया। रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में और युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई और कहा है कि वह 3000 और मृत सैनिकों के शव सौंपने को तैयार है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद गंभीर राजनयिक संकट में बदला। थाईलैंड ने अपने राजदूत को कंबोडिया से वापस बुला लिया है और कंबोडियाई राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो वहीं जवाब में कंबोडिया ने भी सभी थाई राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है और अपने राजनयिकों को बैंकॉक से वापस बुला लिया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने एक ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा है कि अगर देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण एक मानवाधिकार है और यह निर्णय भविष्य के कई कानूनी कार्रवाइयों का रास्ता खोल सकता है। भारत की इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन तान झोंगई को सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर खिताबी दौर में प्रवेश किया।
दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप से फाइनल में इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही दिव्या देशमुख ने अपना पहला जीएम नॉर्म भी हासिल कर लिया है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और चीन की लई टिंगजी के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा और अब कोनेरू हम्पी आज टाई ब्रेक खेलेंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 264 रन के आगे खेलेगी और इससे पहले कल दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए थे। मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है। ऋषभ पंत के पैर में चोट लगने के बाद मैदान से बाहर चले गए हैं। बीसीसीआई की तरफ से बताया गया है कि पंत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में अपने हमवतन उन्नति हुड्डा से भिड़ेंगी। प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 32 में पीवी सिंधु ने विश्व के 6 नंबर की खिलाड़ी जापान की टोमाका मियाजाकी के खिलाफ जीत दर्ज की। भारत की युवा शटलर उन्नति हुड्डा चाइना ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु से भिड़ेंगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय चाइना ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के शू टिन एन शेन से भिड़ेंगे। वीनस विलियम्स WTA टूर लेवल पर कोई एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। वीनस मार्टिना नवरातिलोव के बाद कोई एकल मैच जीतने वाली सबसे अधिक उम्र वाली महिला है। मार्टिना नवरातिलोवा ने 2004 में 47 साल की उम्र में मैच जीता था। भारत के पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल का कहना है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भारत की 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की दिशा में एक शानदार पहल है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। मन की बात